हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 26 नवंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। आज जो टॉपिक्स अपन कवर करने जा रहे हैं वो ये हैं पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के कुछ टॉपिक्स जिनको डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे भी जरूर हिट करना, क्योंकि गाइज यहां पर जो मैं आपको टॉपिक्स प्रोवाइड कराता हूं, कवर कराता हूं, उन्हीं से रिलेटेड आपसे सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज हो। अब ये मैं इसीलिए कह रहा हूं तो आप आप खुद जान लो। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर वीडियो है, प्रूफ्स वीडियो, आप खुद देख लीजिएगा। मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो टॉपिक्स थे पिछले एक साल में, उन्हीं से रिलेटेड यूपीएससी 2020 में क्वेश्चंस आए थे और यूपीपीसीएस 2020 में क्वेश्चंस आए थे। तो स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की, आपको लेक्चर रेगुलरली फॉलो करना है। मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए इंस्ट्रक्शंस को ईमानदारी से नोट डाउन करते चलना है, फॉलो करते हुए चलना है, राइट। तभी सिलेक्शन जो है वो आपका होगा और गारंटीड सिलेक्शन होगा, ये मेरा दावा है, राइट। और अगर आप चाहें तो मंथली पीडीएफ पेड पैकेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है। कैसे पेड पैकेज को ज्वाइन करना है तो पूरी इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी। और पेड पैकेज में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। डेली जो आप लेक्चर्स देखते हैं उनकी पीडीएफ मिलती है, नोट्स मिलते हैं, वीकली कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है आपके रिवीजन के लिए, आपको मंथली मैगजीन दी जाती है और कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर आपको मिनिमम 150 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस्ड होते हैं आपकी प्रैक्टिस पर्पस के लिए। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मुझे ऐड कर सकते हैं, मेरे नाम को सर्च करके, कमलाक्ष झा मेरा नाम है। और अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है फेसबुक पर मैसेज करके पूछ सकते हैं आप। विद इन 24 आवर्स मेरा रिप्लाई आ जाएगा। और अगर आप फेसबुक पर नहीं है तो ये मेरा नंबर है 9713282838। कॉल्स मत कीजिएगा, कॉल्स अटेंड नहीं किए जाएंगे। सिर्फ आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर अगर आप हैं तो टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके पास मेरा रिप्लाई आ जाएगा। अगर आपको पेड पैकेज ज्वाइन करना है और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, ठीक है। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को कुछ बताना चाहता हूं। कल से एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है मैंने। जैसे कि ये जो आप लेक्चर देख रहे हैं, आप ये लेक्चर आपको डेली मिलता था। इस लेक्चर में बहुत सारे टॉपिक्स अपन कवर करते थे, बट गाइस अब मैंने एक, देखो टॉपिक्स आपको लेक्चर में, मॉर्निंग वाले लेक्चर में पूरे के पूरे टॉपिक्स मिलेंगे डेफिनेटली, बट यहां पर अब आपको शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। शॉर्ट वीडियो सेम ही टॉपिक के होंगे, राइट। जो टॉपिक अभी आप देखने वाले हो उन्हीं से रिलेटेड ही वो शॉर्ट्स वीडियो बनाए गए हैं, राइट। वही वीडियो इसमें आपको मिल जाएंगे एक सिंगल कंपाइलेशन में। क्योंकि ये जो मॉर्निंग वाला वीडियो आप देख रहे हो, जैसे कि आपने नोटिस भी किया होगा, अगर आप रेगुलरली लेक्चर चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा कल मैंने पेपर 2 से रिलेटेड ये 3 टॉपिक्स डाले थे। 25,000 करोड़ रुपए का रोशनी स्कैम क्या था, और पंगदा विलेज के बारे में बात करी थी, चैंग E5 प्रोब के बारे में डिस्कस किया था। पेपर 3 के टॉपिक्स के अंदर अभ्यम एप्लीकेशन के बारे में बात करी थी, इसरो शुक्रयान के बारे में डिस्कशन किया था और मुंबई की पहली डीसैलिनेशन प्लांट के बारे में डिस्कस किया था, राइट। तो ये मैंने कुछ वीडियोस यहां पर सेपरेटली डाले हुए हैं और डोंट वरी, ये पूरे टॉपिक्स आपको इसी वीडियो में भी मिलेंगे, राइट। क्योंकि मुझे पता है आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास बार बार टाइम नहीं होता है यूट्यूब वगैरह खोलने का। ये वीडियोस मैंने सिर्फ इसलिए सेपरेटली डाले हैं जिससे कि काफी सारे स्टूडेंट जो कि सेपरेट पढ़ना पसंद करते हैं वीडियोस वगैरह को, तो उनको सेपरेट टॉपिक्स भी मिल जाए या फिर उनको टॉपिक्स को सर्च करने में थोड़ी आसानी हो, राइट। जो भी अगर बाद में वो टॉपिक्स कोई पढ़ना चाहते हैं, जैसे रोशनी स्कैम के बारे में बाद में उनको कुछ पढ़ना है तो वो तुरंत वो सर्च करेंगे रोशनी स्कैम और अपना ये वीडियो जो है वो मिल जाएगा, राइट। तो ये चीज है। बट डोंट वरी, जो आप मॉर्निंग में जो लेक्चर देखते हो या एक ही सिंगल जो लेक्चर आप देखते हो, उस पूरे सिंगल लेक्चर में पूरी जो भी करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है वो पूरी की पूरी आपको यहां पर मिलेंगी। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, राइट। यहीं पर ही पूरे टॉपिक्स मिलेंगे, सेपरेटली आपको नहीं देखना है। सेपरेटली मैं वीडियो बना रहा हूं बट वो पूरी चीज इसमें ऐड कर, जैसे वीकली कंपाइलेशन आप देखते हो, वीकली कंपाइलेशन में क्या होता है, पूरे हफ्ते के वीडियोस होते हैं वो कंपाइल करके मैं आपको दे देता हूं, राइट। वैसे ही जो डेली जो वीडियोस आप देख रहे हो, जिसमें मैं ऑलरेडी पहले भी आप लोग को हर एक टॉपिक पढ़ाता था, बट अभी जो टॉपिक मैं कवर करा रहा हूं वो मैं अलग से भी सेपरेटली भी उस टॉपिक को प्रोवाइड करा रहा हूं, जिससे कि लार्जर ऑडियंस तक जो है वो अपनी रीच जा सके मेनली, ठीक है। तो ये चीज है। बाकी पूरी टॉपिक्स आपको यहां पर भी मिलेंगे जो बताए जा रहे हैं और जो सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, ठीक है। तो ये चीज बस एक आपको बतानी थी, क्योंकि ये चैनल मैंने आपको बोला ही है कि आप ही का चैनल है, इसमें जो भी चीज मैं चेंज करूंगा आप लोग को इन्फॉर्म डेफिनेटली करूंगा ही, राइट। तो चलिए फिर अब समय ना वेस्ट करते हुए फटाक से लेक्चर को शुरू कर लेते हैं।
अब गाइस बात करेंगे साइक्लोन निवार के बारे में। तो देखिए ये पुडुचेरी का जो क्षेत्र हम लोग को नजर आ रहा है, तो यहां पर हिट कर रहा है ये साइक्लोन निवार। तो याद रखिएगा पुडुचेरी में इसने हिट किया है। और अम्फान, निसर्ग और गति के बाद अब ये निवार नाम का साइक्लोन हम लोग को देखने को मिल रहा है। और देखिए इस निवार साइक्लोन का नाम किसके द्वारा रखा गया है? तो ये निवार जो नाम रखा है ये ईरान ने रखा है। ईरान ने सजेस्ट किया था ये वाला नाम। एक लिस्ट आई थी साइक्लोन के नाम की सन 2020 में, और ये जो लिस्ट है उस लिस्ट का ये तीसरा नाम है निवार, राइट। जो नॉर्थ इंडियन ओशन साइक्लोन्स की जो लिस्ट है उसका तीसरा नाम ये बताया जा रहा है। अम्फान की बात करें, अम्फान साइक्लोन का जो नाम है वो किसके द्वारा रखा गया था? तो थाईलैंड ने इस नाम को रखा था। और 2004 की जो साइक्लोन्स के नाम की जो सीरीज थी उसका ये आखिरी नाम था अम्फान। निसर्ग की बात करें तो निसर्ग बांग्लादेश ने नाम रखा था, जो कि जून में आया था। अभी महाराष्ट्र में इसने हिट किया था निसर्ग ने। और गति जो साइक्लोन हम लोग को देखने को मिला था ये सोमालिया के पास आया था, और इंडिया ने ये नाम सजेस्ट किया था गति, राइट। तो और गाइस ये साइक्लोन्स का नाम जो है वो कैसे रखा जाता है? तो देखो नाम रखने के पीछे कोई लॉजिक होता नहीं है। जैसे हम लोग अक्सर नाम वगैरह सुनते हैं, फानी साइक्लोन आ गया या जो भी साइक्लोन है, तो उसके जब अपन नाम सुनते हैं तो नाम जो रहता है, जो कंट्री नाम सजेस्ट करती है, तो वो नाम के पीछे कोई लॉजिक नहीं लगाती कंट्री, सिंपली बस नाम सजेस्ट कर दिए जाते हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि मतलब मूवीज के एक्टर एक्ट्रेसेस का भी नाम जो है वो सामने आया है, राइट। तो इसमें कोई लॉजिक वगैरह नहीं होता, वो तो कंट्री अथॉरिटीज जो होती हैं वो अपने हिसाब से सजेस्ट कर देती है नाम वगैरह, राइट। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो हम लोग को बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में देखने को मिलते हैं, तो उनके नाम जो है जो मतलब सामने रखे जाते हैं, सजेस्ट किए जाते हैं, वो किए जाते हैं बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और यमन के द्वारा। और ये जो नाम रखते हैं वो एक फॉर्मूला के ऊपर आधारित नाम रखे जाते हैं। इस फॉर्मूला को लाया गया था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक के द्वारा। और ये 27वां सेशन इसका हम लोग को सन 2000 में देखने को मिला था। तो उस समय ये फॉर्मूला सामने रखा गया था। और हर एक कंट्री 13 नाम सजेस्ट करती है, 13 नाम प्रोवाइड कराती है। और लेटेस्ट लिस्ट है जिसमें इंडिया ने जो नाम का प्रपोजल रखा है वो है गति, तेज, मरासू और आग, नीर, और भी काफी सारे नाम इस प्रकार के साइक्लोन्स के हैं। जो कि देखो गति तो हम लोग को देखने को मिली गया, तो आने वाले समय में और भी ऐसे साइक्लोन्स के नाम हम लोग को देखने को मिलेंगे जो कि इंडिया ने प्रपोज किए हैं, राइट। और जो अगले कुछ साइक्लोन्स के नाम जो कि जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके द्वारा जो अडॉप्ट किए गए हैं वो हैं बुरेवी, और जो कि मालदीव्स ने किया है, ताउक तेई म्यांमार के द्वारा किया गया है, यास ओमान के द्वारा, गुलाब पाकिस्तान के द्वारा। तो ये सब दूसरी कंट्रीज ने भी ऐसे नाम प्रपोज किए जैसे इंडिया ने किया है, राइट। और मतलब अभी तक 13 कंट्रीज ने 169 नाम जो है वो सजेस्ट किए हैं। तो ये चीज इस लिस्ट में हम लोग को देखने को मिल रही है, और इसी लिस्ट से पूरे नाम जो है वो फिर उठाए जाते हैं, राइट। तो ये था बस बेसिक एक छोटा सा टॉपिक जिसका एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए। सो गाइस यहां पर बात करेंगे 25,000 करोड़ के एक घोटाले के बारे में। रोशनी अधिनियम घोटाला के नाम से ये जाना जा रहा है, या फिर सिंपल रोशनी घोटाला के नाम से ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए एक कानून की पहले बात करेंगे, क्योंकि एक कानून है वो ही कारण है इस घोटाले का। तो ये कानून क्या है? तो कानून है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001, जम्मू कश्मीर राज्य भूमि कब्जा धारकों के लिए स्वामित्व अधिकार अधिनियम 2001। हालांकि मैं आप लोग को एट प्रेजेंट अपडेट दे दूं कि इस घोटाले के बाद और जो इरेगुलरिटीज इसमें सामने आ रही थी, में देखने को मिल रही थी, तो उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने इस कानून को जो है वो रद्द कर दिया है, इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है। एट प्रेजेंट अब ये कानून हमें नहीं देखने को मिल रहा है, और यही कानून है जिसको रोशनी अधिनियम या फिर रोशनी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले डिटेल में समझते हैं कि ये कानून क्या कहता है। तो देखिए गाइस, ये कानून लाया गया था 2001 में। उस समय जम्मू एंड कश्मीर के अंदर फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला थे। तो ये कानून ये कहता है कि जो भी लोग इलीगल तौर से जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे थे, जम्मू एंड कश्मीर की जमीन के ऊपर उन्होंने इलीगल कब्जा किया हुआ था, राइट, यानी कि जमीन के कागजात उनके पास नहीं थे, जमीन की ओनरशिप उनके पास नहीं थी, बट फिर भी वो जमीन के ऊपर कब्जा करके रह रहे थे, तो ऐसे लोगों को उस जमीन की ओनरशिप ग्रांट की जाएगी, राइट। सिर्फ उनको मतलब एक कंडीशन ये थी कि 1990 की
कि कट ऑफ ईयर जो रखा गया था वो 1990 रखा गया था कि इस ईयर से, इस साल से पहले जिन भी लोगों ने इलीगल तौर से कब्जा किया हुआ था जमीन के ऊपर और वो रह रहे थे, तो ऐसे लोगों को वो जो जमीन है उसकी ओनरशिप मिल जाएगी, यानी कि उनके नाम पर, यानी कि जो कब्जा धारक थे उन्हीं के नाम पर ये जमीन हो जाएगी। तो ये कानून लाया गया था। फिर बाद में इस कानून के अंदर अमेंडमेंट्स हुए और अमेंडमेंट के चलते देखा गया कि ये जो कट ऑफ डेट जो 1990 रखी गई थी, कट ऑफ ईयर, कि इससे पहले जो भी लोग रह रहे हैं लीगल तौर से, लीगल कब्जा किया हुआ है जमीन के ऊपर, तो ऐसे लोगों को उस जमीन की ओनरशिप मिल जाएगी। तो उसमें 1990 थी कट ऑफ ईयर, इस कट ऑफ ईयर को बढ़ाकर 2004 कर दिया गया, फिर बाद में जाकर बढ़ाकर 2007 कर दिया गया, राइट। तो जब ये अमेंडमेंट्स हो रहे थे तो उसी बीच अथॉरिटीज ने थोड़ी जांच करी और जांच के थ्रू ये चीज भी सामने आ रही थी कि काफी सारे ब्यूरोक्रेट्स का नाम सामने आ रहा था, काफी सारे ऐसे अधिकारियों का नाम सामने आ रहा था, मंत्रियों का नाम सामने आ रहा था, मिनिस्टर्स का नाम सामने आ रहा था, जिन लोगों ने ये जमीन जो है, यानी कि जो जमीन अलॉट की जानी थी इंक्रोचर्स के नाम पर, यानी कि जिन्होंने कब्जा किया था उनके नाम पर, वो जमीन ब्यूरोक्रेट्स के नाम पर जा रही थी। तो ये हम घोटाला देख रहे हैं एक बड़ा, राइट, कि ब्यूरोक्रेट जो है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जमीन को अपने कंट्रोल में कर रहे थे। इसके अलावा पता है एक अमेंडमेंट और भी सामने आया। वो अमेंडमेंट ये था कि सरकार ने ये कहा कि एग्रीकल्चरल लैंड की ओनरशिप फार्मर्स को प्रोवाइड की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट में, और उनसे सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन फीस ली जाएगी, वो भी सिर्फ 100 रुपए एक कनाल की। कनाल मतलब 4,500 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया होता है एक कनाल। तो इतने बड़े एरिया के लिए सिर्फ जो फीस चार्ज की जा रही थी वो 100 रुपए ही की जा रही थी। बट फिर भी सामने चीजें इस प्रकार की आई, जब हमारे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं उन्होंने जब जांच करी, स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन ने इवन 2009 में भी एक रजिस्टर कर दी थी एफआईआर, ये काफी सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट की थी, जिसमें इन्होंने बताया था कि काफी सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इलीगल तौर से जमीन पर अपना, यानी कि जमीन को अपने नाम पर करवा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के नाम पर करवा रहे हैं। तो ऐसी चीज जो है वो यहां पर सामने आ गई थी कि इस कानून का जो है वो गलत उपयोग किया जा रहा है। और यही घोटाला फिर सामने नजर आया जब हमारे सीए जी ने मतलब एस्टिमेट किया कि ये जो जमीन है उसकी कीमत होनी चाहिए 25,000 करोड़ रुपए, बट सिर्फ 76 करोड़ रुपीस ही यहां पर ट्रांसफर किए गए, यानी कि पेमेंट जो आई वो 76 करोड़ रुपीस की आई, बट एस्टिमेटेड कॉस्ट इस जमीन की जो है वो 25,000 करोड़ रुपए बताई गई। और इसीलिए इस घोटाले को 25,000 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है, राइट। तो इसी नाम से ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट एक और सवाल उठता है कि इस कानून को रोशनी एक्ट क्यों कहते हैं, रोशनी अधिनियम क्यों कहते हैं। तो देखिए, जब ये कानून लाया गया था तो उस समय सरकार ने यह बोला था कि ये जो जमीन का जो ट्रांसफर होगा, जमीन की जो ओनरशिप प्रोवाइड की जाएगी, जो भी लोग इलीगल तौर से वो जमीन पर रह रहे हैं उनके नाम पर कराई जाएगी, तो उस पे जो फीस चार्ज की जाएगी ओनरशिप ट्रांसफर करने की, तो वो जो पैसा जो आएगा, जो फंडिंग जो आएगी, जो रेवेन्यू जो जनरेट होगा, तो उस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू एनर्जी जनरेट की जाएगी, पावर जनरेट किया जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो क्या होगा, बल्ब जलेंगे, रोशनी आएगी, तो ऐसा समझो। तो इसीलिए इसका नाम जो रख दिया गया वो रोशनी अधिनियम रख दिया गया, क्योंकि इससे आने वाले पैसे का इस्तेमाल होना था हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के थ्रू घर घर में बिजली जाती, इलेक्ट्रिसिटी जाती, और इलेक्ट्रिसिटी आती तो रोशनी हमें देखने को मिलती है, राइट। तो ये वजह है रोशनी इसके नाम की। तो ये रोशनी क्यों नाम पड़ा, तो उसका भी एक अच्छा आपको आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। और अभी का जो एट प्रेजेंट करंट जो स्टेटस है उसके बारे में भी बात कर लें। तो एक तो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने इस अधिनियम को, इस कानून को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया और कहा है कि 6 महीने के अंदर अंदर जिन भी लोगों को इस कानून के तहत जमीन ट्रांसफर की गई थी उनसे वो जमीन वापस ली जाए, पूरी जानकारी सामने रखी जाए। इसके अलावा एक और चीज सामने आई, अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने पब्लिश भी करी है एक लिस्ट, जिस लिस्ट में बताया जा रहा है कि इस कानून के तहत जिन लोगों को जमीन अलॉट हुई है वो उस मतलब यानी कि जो बेनिफिशियरी जो है लिस्ट जो सामने आई उसमें काफी सारे ऐसे भी लोगों का नाम है जो पावरफुल पोजीशन पर हैं, आईएएस अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी के जो रिलेटिव्स वगैरह हैं, मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं, और बड़े बड़े ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जिनके कनेक्शन सरकार के साथ हम लोग को नजर आते हैं, राइट। इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, तो ऐसे लोग, बिजनेस टाइकून वगैरह हो गए, तो ऐसे लोगों के भी नाम यहाँ पर बहुत ज्यादा सामने आए हैं। और ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसकी एक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी। अब गाइस यहाँ पर बात हो रही है पांगदा गांव के बारे में।
तो पांगदा गांव से रिलेटेड अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि पांगदा गांव कहां पर लोकेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ऑप्शन में लिखा है भूटान और चाइना, तो आप किसको मार्क करेंगे? भूटान को आप मार्क करेंगे, क्योंकि ये गांव भूटान के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। इसके मैप में भी आप देखेंगे तो भूटान के अंदर बेसिकली ये गांव है, बट ये गांव चाइना के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और आप चाइना की जैसे कि पॉलिसी के बारे में आप लोग को अंदाजा होगा ही, जानते ही हैं कि चाइना की जो पॉलिसी है वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। ये एक्सपेंशन करता है अपनी टेरिटरी को। जैसे कि आप आइडिया आ रहा होगा आपको, शायद आपने पढ़ा भी होगा कहीं पे या फिर सुना भी होगा कि साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना क्लेम करता है, चाइना बोलता है कि साउथ चाइना सी पूरी की पूरी चाइना की है। वैसे ही हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र है, उस पर भी चाइना बोलता है कि ये जो एरिया है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का, वो चाइना का एरिया है, राइट। ये इस पर क्लेम करता है। और वैसे भी आप जानते हैं कि भी लद्दाख में भी हम लोग को इशू देखने को मिले थे। तो चाइना क्या करता है, टेरिटरी को अपनी बढ़ाने के ऊपर, उसको एक्सपेंड करने के ऊपर हमेशा जो है वो काम करता रहता है, और इस प्रकार की लड़ाइयां जो है वो लड़ता रहता है अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ। तो वैसे ही है, चाइना जो है वो भूटान के कुछ एरिया के ऊपर अपना क्लेम करता है, और इवन ये बोलता है कि ये जो एरिया है भूटान के अंदर का, जहां पर ये पांगदा गांव हम लोग को देखने को मिल रहा है, पांगदा गांव, तो इस गांव को एक्चुअली में चाइना ने बिल्ड किया है, चाइना ने बनाया है। और इसका मतलब ये है कि चाइना यहां पर सिग्नल दे रहा है कि ये जो टेरिटरी है वो पूरी की पूरी चाइना के कंट्रोल में आती है, ना कि भूटान के कंट्रोल में। बट एक्चुअल में ये टेरिटरी भूटान के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। एक डिस्प्यूटेड एरिया है भूटान और चाइना के बीच का, तो वहां पर ये टेरिटरी नजर आती है, राइट। और ये बेसिकली एरिया जो है इंडिया भूटान चाइना ट्राई जंक्शन के ईस्ट का हम लोग को देखने को मिलता है, और ये डोकलाम प्लेटू के ऊपर है। तो आपको पता हो डोकलाम का इशू हुआ था 2017 में, 72 डेज का ये इशू था। 72 दिन तक इंडिया और चाइना की आर्मी आमने सामने थी। जैसे कि अभी लद्दाख में जो अभी अपन ने इशू देखा था, वैसे ही कुछ इशू डोकलाम का भी हम लोग को नजर आया था, देखने को मिला था, राइट। और जुलाई में इस साल की भी अगर हम लोग बात करें गाइस, तो बीजिंग के द्वारा यह कहा गया था कि एक ईस्टर्न भूटान में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है, जिसका नाम है साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में यह भी बनता है कि ये फलाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर लोकेटेड है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर लोकेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये भूटान में हम लोग को देखने को मिलती है। तो इस साल जुलाई में भी बीजिंग के द्वारा यानी कि चाइना के द्वारा यह कहा गया था कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चाइना की है, राइट। और इसने ये जो क्लेम किया था वो 58th मीटिंग हम लोग को ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल की देखने को मिली थी, तो उसमें ये चीज की गई थी। और चाइना यहां पर अपोज कर रहा था कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को फंडिंग ना दी जाए, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक विवादित टेरिटरी पर आती है, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी पर आती है। तो ये चीज है। बट यहां पर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से सिर्फ आपको पंगदा विलेज की लोकेशन जो है वो थोड़ी सी पता होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए, और इस इशू के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या इशू है। और राइट, यानी कि ये जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी का जो इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है, चाइना इस एरिया पर जो क्लेम करता है, राइट। और साथ ही साथ ये साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन थोड़ी सी ध्यान में रखना, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। यहां पर बात करेंगे चाइना के चैंग E5 मिशन के बारे में। तो देखिए चाइना का जो ये मिशन है, सबसे पहली चीज तो ध्यान रखिएगा कि ये मिशन मून का है, ये मून पे जाएगा, लूनार मिशन है ये। और मून पे जाकर मून के सैंपल्स, मून के चट्टान यहां पर धरती पर लेकर आएगा। ये इस प्रकार का पहला मिशन चाइना की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है, जो कि लॉन्च कर दिया गया है चाइना के द्वारा। अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट है, यानी कि इस स्पेसक्राफ्ट पर कोई भी नहीं है, मतलब मनुष्य नहीं है, राइट। और ये स्पेसक्राफ्ट मून पे जाएगा और जाकर वहां से सैंपल लेकर आएगा। तो इसकी कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे चैंग E5 मिशन के। तो देखिए इसका नाम जो पड़ा है वो माइथिकल चाइनीज मून गॉडेस के नाम पर पड़ा है, पौराणिक चीनी चंद्रमा देवी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, चैंग E5। ये रॉकेट के अंदर 4 पार्ट्स हैं, ऑर्बिटर है, रिटर्नर है, एसेंडर है और लैंडर है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ पार्ट्स हम लोग को इस प्रकार के देखने को मिल रहे हैं। ऑर्बिटर यानी कि चक्कर लगाएगा, फिर वहां पर जाकर ये लैंड करेगा, और लैंड करने के बाद यहां पर ड्रिल किया जाएगा और मून के सरफेस को, जिसके चलते कि वहां की रॉक्स वगैरह जो है वो लेकर आई जा सके। और रॉक्स जो है ये कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट करने के बाद फिर ये धरती पर आएगा। और धरती पर जब आएगा तो इसका रॉकेट जो है वो सेपरेट हो जाएगा, और फिर पैराशूट खुल जाएगा, और ये इस प्रकार से धरती पर आ जाएगा। तो ये वाली चीज है इसके पार्ट्स में। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि धरती पे लूनार रॉक्स को लेकर आना है, राइट। मून के चट्टानों को धरती पर लेकर आना है। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। यानी कि चट्टान के नमूने, सैंपल्स वगैरह यहां पर लेकर आना है।
राइट। और ये पहला अटेम्प्ट है किसी नेशन का 40 सालों के बाद, 40 इयर्स के बाद इस प्रकार का एक मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि चाइना की तरफ से जा रहा है। और अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो चाइना तीसरी कंट्री बन जाएगी ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसने मून पे अपने स्पेसक्राफ्ट को भेजा है और उसका स्पेसक्राफ्ट वापस मून से सैंपल लेकर आया है। ऐसा ही यूएसए और सोवियत यूनियन का मिशन देखने को मिला था 1960s और 1970s में, और उसके बाद अब ये 2020 में चैंग E5 मिशन जो कि चाइना का है ये हमें देखने को मिल रहा है। अब जो ये सैंपल्स लाए जाएंगे धरती पे, तो इस धरती पे सैंपल्स को रिसर्च करेंगे, जांच करेंगे सैंपल्स की साइंटिस्ट रिसर्चर्स हमारे, और ये पता लगाएंगे कि मून जो था उसका ओरिजिन कैसे हुआ था, कैसे ओरिजिनेट हुआ मून, कैसे उसका फॉर्मेशन हुआ, वॉल्केनिक एक्टिविटी किस प्रकार की है मून सरफेस में, इसकी जांच जो है वो की जाएगी साइंटिस्ट रिसर्चर्स के द्वारा। तो याद रखिएगा। इसके अलावा ये चाइनीज प्रोब जो है बताया जा रहा है कि लगभग 2 किलो सरफेस मटेरियल को, सैंपल को ये कलेक्ट करके लेकर आएगा, और उस क्षेत्र से जिस क्षेत्र पर आज तक कोई गया नहीं है वहां पर कोई भी रिसर्च एक्टिविटी कंडक्ट नहीं हुई है। इस क्षेत्र को कहा जा रहा है ओशियानस प्रोसिलेरम, और ये जो ओशियानस प्रोसिलेरम है तो इसको ओशियन ऑफ स्टॉर्म्स भी कहा जाता है। यहां पर बहुत भारी मात्रा में लावा प्लेन हम लोग को देखने को बताया, यानी कि यहां पर वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, और जब वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी तो लावा यहां पर बाहर निकला था। अब इस लावा को कलेक्ट क्यों कर रहे हैं हम लोग बेसिकली, तो उसके पीछे की मतलब आइडिया क्या है इस लावा को कलेक्ट करने का, यानी कि हम लोग नहीं, मतलब चाइना कलेक्ट कर रहा है जो ये, हम लोग ही कहेंगे मनुष्य क्यों इस प्रकार की रिसर्च कर रहे हैं। तो देखिए इसमें पता लगेगा कि लावा क्या होता है। आप जानते हैं कि लावा धरती, जैसे धरती का एग्जांपल लें तो धरती के नीचे की जो मटेरियल्स होते हैं वो बाहर निकल के आते हैं लावा के तौर पर। तो जब लावा को स्टडी किया जाएगा तो क्या पता लगेगा कि धरती के नीचे जो मटेरियल है वो क्या है, लावा को स्टडी करके ही ये सब चीजें पता लगती है ना। तो वैसे ही मून को स्टडी करके पता लगाया जा सकेगा कि मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्योंकि मून के अंदर जो मटेरियल्स है वो इस लावा के फॉर्मेट में बाहर निकल के आया होगा, और इस लावा को जब स्टडी किया जाएगा साइंटिस्ट रिसर्चर्स के द्वारा तो पता लगेगा कि मून का एक्चुअल में ओरिजिन कैसे हुआ, और इस प्रकार से साइंटिस्ट रिसर्चर्स को काफी मदद मिलने वाली है इस स्टडी में, राइट। तो ये वाली चीज है। और अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो चाइना की स्पेस हिस्ट्री में चाइना जो है वो 4 चीजों में नंबर 1 हो जाएगा। कि पहली बार चाइना के अंदर, मतलब चाइना में हमने देखा कि पहली बार मून से सैंपल लेकर चाइना आ रहा है यहां पर धरती पे, और पहली बार मून के जो सरफेस है उससे टेक ऑफ किया है चाइना के प्रोब ने, राइट। तो ये 2 चीज पहली बार हो जाएगी। इसके अलावा पहली बार इस प्रकार का अनमैन्ड जो स्पेसक्राफ्ट जो चाइना की तरफ से गया है, और इस प्रकार का जो लूनर ऑर्बिट पे जो डॉकिंग हो रही है चाइना की तरफ से, यानी कि जो चाइना का स्पेस क्राफ्ट जो है, प्रोब जो है, जो चक्कर लगाएगा, तो ये पहली बार इस प्रकार का इवेंट चाइना की तरफ से देखने को मिलेगा। और पहली बार चाइना जो है वो सॉइल सैंपल, लूनर मून के सॉइल सैंपल जो है वो धरती पर लेकर आएगा। तो इस प्रकार की चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए कि ये चाइना का चैंग E5 मिशन है। तो सिंपल सी चीज अभी के लिए इतनी जानकारी रखिएगा, और जब आगे कुछ इससे रिलेटेड अपडेट्स आएंगी तो फिर अपन इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। अब गाइस बात हो रही है अटल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में। तो आपको नाम से ये क्या समझ में आ रहा है, तो देखिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, जो फैकल्टीज होती हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की, तो उनको ट्रेनिंग ऑफर करने का ये प्रोग्राम है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की जो फैकल्टीज हैं, टीचर्स हैं, जो कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो आज की डेट में जो उभरती हुई जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो एरियाज हैं उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के, तो उन एरियाज में टीचर्स को ट्रेनिंग ऑफर करने का ये प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। अटल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और AICTE ट्रेनिंग एंड लर्निंग अकेडमी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। इसको अटल FDPs के नाम से भी जाना जा रहा है। और ऐसे 46 प्रोग्राम जो है वो अभी रिसेंटली लाए गए हैं, तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में है। और इस प्रोग्राम के चलते फोकस किया जा रहा है कि हमारी कंट्री के अंदर क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कराना स्टूडेंट्स को, क्योंकि टीचर्स ट्रेन रहेंगे। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की ट्रेनिंग अगर ऑलरेडी टीचर को मिल चुकी होगी, क्योंकि आज की डेट में टेक्नोलॉजीज उभरती आ रही हैं, बढ़ती आ रही हैं, तो उसमें अगर टीचर्स ट्रेंड होंगे तो वो क्वालिटी एजुकेशन बेहतर तरीके से स्टूडेंट्स के बीच में डिलीवर कर पाएंगे। और हमारी कंट्री के अंदर रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाएगा इन ट्रेनिंग्स के थ्रू, राइट। तो इस पर फोकस किया जा रहा है। और IITs और IITs, NITs, CU और रिसर्च लैब्स जो हैं ये ऑर्गेनाइज कर रही हैं इस प्रकार के अटल FDPs को, राइट, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है इस प्रकार के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का। तो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंडर अभी तक
1000 ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट किए गए हैं और इन 1000 प्रोग्राम्स में 1 लाख से ज्यादा फैकल्टीज को ट्रेनिंग ऑफर की गई है। और इसी चीज को देखते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है और बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लंदन में ये नाम जो है वो शामिल है इसका फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का। तो ये वाली चीज भी एक आपको पता होनी चाहिए। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। इस बात करेंगे नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी के बारे में, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति के बारे में। तो देखिए बताया जा रहा है कि ये जो कमिटी है, जब भी कभी कोई नेचुरल कलामिटी आती है, कोई भी ऐसा संकट आता है जैसे कि फ्लड हो गया या अर्थक्वेक हो गया, ड्रॉट हो गई, तो इस स्थिति को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने के लिए, तुरंत रिलीफ मेजर राहत उपाय प्रोवाइड कराने के लिए ये कमिटी जो है वो सेटअप की गई है सरकार के द्वारा। और इस कमिटी को हेड करेंगे, इसके चेयरमैन होंगे कैबिनेट सेक्रेटरी और साथ ही साथ दूसरे जो मेंबर्स होंगे इस कमिटी के अंदर, तो जो भी कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं या डिपार्टमेंट्स हैं तो उनके सेक्रेटरीज यहां पर मौजूद होंगे और भी जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हम लोग को इस कमिटी के अंदर देखने को मिलेंगे, राइट। और ये कमिटी जो है वो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को जब भी इनको ठीक लगेगा, मतलब सिचुएशन देखते हुए वो उनको सजेशन वगैरह प्रोवाइड कराएगी ये कमेटी। तो ये थोड़ी सी बस बेसिक डिटेल डिजास्टर मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से आपको ये पता होनी चाहिए। हालांकि ये टॉपिक पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बट एक कमेटी आई है तो दैट्स व्हाई इसको पेपर 2 में रखा है, ठीक है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए आंध्र प्रदेश सरकार एक एप्लीकेशन लेकर आई है जिसका नाम है अभयाम एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन जो है मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि टैक्सी और रिक्शा में ट्रैवल करने वाली, यात्रा करने वाली जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है, राइट। अभयम मोबाइल एप्लीकेशन, राइट। और ये बताया जा रहा है कि कभी भी कोई इमरजेंसी होती है तो महिला जो है वो एक अलर्ट बटन इसमें होता है इस एप्लीकेशन में, पैनिक बटन, तो उसको अगर वो क्लिक करेंगी तो तुरंत जो है वो उनकी लोकेशन पर पुलिस जो है वो आ जाएगी। और इस एप्लीकेशन को ऑपरेट किया जा रहा है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, राइट। और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए ये एप्लीकेशन है। तो सिंपल सी चीज है जिसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए। अब गाइस यहां पर बात हो रही है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के शुक्रयान मिशन के बारे में। तो ये शुक्रयान मिशन हम लोग को देखने को मिलने वाला है। इस मिशन के नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए, शुक्र यानी कि वीनस, वीनस का ये मिशन है। हम लोग वीनस पे जाकर अब रिसर्च जो है वो कंडक्ट करने वाले हैं। जैसे कि मंगलयान था, जैसे कि चंद्रयान था, वैसे ही शुक्रयान, अब ये मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 20 स्पेस बेस्ड एक्सपेरिमेंट का प्रपोजल रखा है और इनका जो ये प्रपोजल है वो वीनस ऑर्बिटर मिशन का भी है, यानी कि शुक्रयान का भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। हम लोग वीनस प्लैनेट को स्टडी करने वाले हैं। 4 सालों से ज्यादा की ये स्टडी होने वाली है और ऑब्जेक्टिव ये है कि यहां पर हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे वीनस के सरफेस को, उसके शैलो सब सरफेस को, यानी कि वीनस के अंदर जो है मतलब क्या मटेरियल है उसको हम लोग देखेंगे, उसकी स्टडी कंडक्ट करेंगे। वीनस का जो आयोनोस्फीयर है, वेनुजियन आयोनोस्फीयर जिसको हम लोग कहते हैं, गाइज आपको पता होगा हमारे एटमॉस्फेयर में काफी सारी लेयर्स है। अगर धरती की बात करें तो आपने पढ़ा भी होगा एनसीईआरटी में 6th क्लास की, कि हमारी जो लेयर्स हैं जैसे ट्रोपोस्फीयर हो गया, स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, आयोनोस्फीयर भी उनमें से एक लेयर है। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है बहुत इजी सा, नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताइए कि आयोनोस्फीयर के क्या महत्व हैं, क्या इंपॉर्टेंस है और कितनी हाइट पर ये लेयर आयोनोस्फीयर की हम लोग को देखने को मिलती है धरती पे। तो वैसे ही वीनस की भी एक आयोनोस्फीयर है। तो जो सोलार विंड इंटरेक्शन है, जो सूर्य से जो हवाएं आती है वीनस की तरफ, तो किस प्रकार से वीनस के आयोनोस्फीयर को के साथ इसका इंटरेक्शन होता है, तो इस चीज को भी स्टडी किया जाएगा रिसर्च के दौरान। साथ ही साथ वीनस का एटमॉस्फेयर कैसा है, उसका एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर कैसा है, कंपोजिशन कैसा है, डायनेमिक कैसा है, तो ये पूरी चीजों की स्टडी जो है वो कंडक्ट की जाएगी इस मिशन के दौरान, शुक्रयान के दौरान, राइट। और प्लान किया जा रहा है कि इसको GSLV-M के सेकेंड रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा और इसका जो ऑर्बिट होने वाला है, कहा जा रहा है कि वीनस के 500 × 60,000 किलोमीटर के अराउंड जो है ये चक्कर लगाएगा, फिर धीरे धीरे करके वीनस के नजदीक आएगा ये। तो देखिए वीनस पे लैंड नहीं करेंगे हम लोग वीनस का चक्कर लगाएंगे और उसके एटमॉस्फेयर की स्टडी करेंगे, उसके सरफेस की स्टडी करेंगे, देखेंगे, राइट, कि क्या मटेरियल वीनस के सरफेस पे हम लोग को नजर आता है। और वीनस की हम लोग स्टडी क्यों कर रहे हैं, तो देखिए आपने ये भी पढ़ा होगा कि वीनस को ट्विन सिस्टर कहा जाता है धरती का, क्योंकि धरती के समान ही वीनस है। अगर हम लोग इसके साइज की बात करें, मास की बात करें, डेंसिटी की बात करें, बल्क, कंपोजिशन और ग्रेविटी तक की बात करें,
तो लगभग वीनस जो है वो धरती जैसा ही हम लोग को नजर आता है। और कहा जाता है, ये माना जाता है कि जब इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ था और जब धरती सामने आई थी, राइट, जब धरती हम लोग को देखने को मिली थी 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, तो उसी समय ही वीनस का भी फॉर्मेशन हुआ था। तो ये चीज है यहां पर बताया जा रहा है। और वीनस जो है वो सन से, सूर्य से 30% की नजदीकी पे है एज कंपेयर टू अर्थ। और इसका मतलब यह है कि हायर सोलर फ्लक्स यानी कि सौर प्रभाव की तीव्रता यहां पर काफी अधिक है। ये चीज यहां पर बताई जा रही है। तो हम लोग का ये वीनस का मिशन है, सिंपल सी बात, अभी के लिए इतनी याद रखो, शुक्रयान मिशन। वीनस पे हम लोग जो है वो मतलब जाकर रिसर्च स्टडी कंडक्ट करेंगे और आगे चल के इस मिशन में कुछ अपडेट आता है तो मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। अब इस न्यूज की बात करें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मुंबई के पहले डीसैलिनेशन प्लांट की यहां पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और इस प्लांट के अंदर स्विस चैलेंज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये स्विस चैलेंज क्या है इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। तो देखो गाइस, डीसैलिनेशन, अगर इस वर्ड को आप समझो तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। डीसैलिनेशन का मतलब कि सॉल्ट को हटाना, पानी में से सॉल्ट को हटाना। और समुद्र का पानी जो होता है वो सॉल्ट वाटर हम लोग को देखने को मिलता है। तो मुंबई के अंदर जो ये डीसैलिनेशन प्लांट है, इसका पर्पस ये है, इसका ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य ये है कि सी वाटर को पीने लायक बनाना है, राइट, क्योंकि सी वाटर पीने लायक नहीं होता है। तो इसको इस प्लांट की मदद से पीने लायक बनाने का ये एक इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है। प्रपोजल रखा गया इस प्लांट का और बताया जा रहा है कि हर दिन डेली 200 मिलियन लीटर पानी जो है वो पीने लायक बनाया जाएगा, यानी कि समुद्र का पानी पीने लायक बनाया जाएगा। मुंबई में मई और जून महीने में पानी की बड़ी समस्या होती है, वाटर शॉर्टेज होती है। तो बताया जा रहा है कि ये जो प्लांट है ये वाटर शॉर्टेज जो होता है, ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज, उसको ये कम कर देगा, राइट। तो ये चीज यहां पर सामने आ रही है। डीसैलिनेशन प्लांट्स की बात करें तो देखो, एक आइडिया मैंने आप लोग को ऑलरेडी दे दिया है कि ये सॉल्ट वाटर को पीने लायक, फिट टू ड्रिंक वाटर में कन्वर्ट करता है। और ये काफी जो मोस्ट कॉमन जो टेक्नोलॉजी इसमें जो नजर आती है, देखने को मिलती है, वो कुछ नहीं है, आरओ की टेक्नोलॉजी होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस की टेक्नोलॉजी होती है। आप में से शायद काफी सारे लोगों के घर में आरओ लगा होगा, राइट। तो वही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहां पर किया जाता है। आरओ के अंदर बताऊं क्या होता है, इसको ऐसे समझो कि आरओ के अंदर एक ऐसा फिल्टर होता है जो इतना बारीक फिल्टर होता है, यानी कि उस फिल्टर में इतने बारीक पोर्स होते हैं कि उसमें सिर्फ पीने का पानी ही, उस मेम्ब्रेन से सिर्फ पीने का पानी ही निकल सकता है। माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं और बाकी जितनी भी चीजें होती हैं इंक्लूडिंग सॉल्ट ऑल्सो, वो पीछे हट जाती है और सिर्फ जो है वो पानी बचता है। और उसके जितने भी कंटेंट होते हैं, जितने भी उसके अंदर इंप्योरिटीज वगैरह जो होती है वो पूरी हट जाती है, सिर्फ पानी बचता है, प्योर वाटर बचता है सिर्फ। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस की टेक्नोलॉजी होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है इस चीज में भी, डीसैलिनाइजेशन में भी, और इसी प्लांट में इस रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल किया जाएगा, राइट। और ये प्लांट जो है वो ज्यादातर ऐसे एरियाज पर सेटअप किया जाता है जहां पर सी वाटर हम लोग को नजर आता है, समुद्र का पानी हम लोग को नजर आता है। और ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ये मिडिल ईस्ट क्षेत्र पर ही ज्यादातर नजर आती है, बट अभी अभी यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट्स में भी इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। इंडिया के अंदर तमिलनाडु इस टेक्नोलॉजी का उपयोग काफी समय से कर रही है। चेन्नई के अंदर 2010 में इस टेक्नोलॉजी को लगाया गया था, फिर 2013 में लगाया गया था। तो 2 डीसैलिनेशन प्लांट्स ऑलरेडी तमिलनाडु के अंदर हैं और अब मुंबई में हम लोग को देखने को मिलने वाला है बहुत ही जल्दी। इसके अलावा गुजरात और आंध्र प्रदेश भी प्लान कर रहे हैं कि इस प्रकार का प्लांट जो है ये सेटअप करेंगे, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही मुश्किल वाला है। पानी की अगर हम लोग बात करें, पानी की समस्या बढ़ती ही जा रही है, तो हम लोग को अलग ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। तो उनमें से एक ऑल्टरनेटिव है डीसैलिनाइजेशन प्लांट। क्लियर है यहां तक बात है? इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि कीमत बहुत ज्यादा होती है, बहुत पैसा लगता है इस प्लांट को सेटअप करने में और इवन मेंटेन करने में भी। सेकेंडली, इसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि इसका जो वेस्ट बच जाता है उसको डिस्पोज करना एक बड़ी समस्या है। तो ये 2 बड़े चैलेंजेस, 2 बड़ी चुनौतियां इस पर्टिकुलर प्लांट के पीछे की है, सेटअप करने के पीछे की है, राइट। तो ये तो हो गया डीसैलिनाइजेशन प्लांट की बात। बट स्विस चैलेंज क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो अभी जो ये प्लांट सेटअप होने जा रहा है, इस प्लांट के सेटअप के लिए स्विस चैलेंज मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। स्विस चैलेंज मेथड क्या है? तो सिंपल सी चीज ये याद रखना, इस मेथड में प्राइवेट कंपनीज को इनवाइट नहीं किया जाता। ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे अभी ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये हमने मान लिया कि ये प्रोजेक्ट जो है वो ओपन कर दिया सरकार ने, डीसैलिनाइजेशन प्लांट सरकार को सेटअप करना है, सरकार ने इस चीज का रिलीज कर दिया, बता दिया सबको। अब क्या होगा, इसमें स्विस चैलेंज मेथड का जो इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें क्या होगा कि प्राइवेट कंपनीज खुद ब खुद आएंगी,
सरकार से बातचीत करेंगी, वो प्राइवेट कंपनीज अपने आइडियाज के बारे में बताएंगी कि हम इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, इस तरीके से कम कॉस्ट में प्लांट वगैरह सेटअप कर सकते हैं। यानी कि प्राइवेट कंपनीज आकर सरकार को आइडियाज देंगी और बताएंगी कि उनके पास कैपेबिलिटीज है कि वो इस प्लांट को सेटअप कर सकते हैं। तो ये पीपीपी वाले प्रोजेक्ट होते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले ही प्रोजेक्ट होते हैं। बट क्या होता है कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें ऑलरेडी डिसाइड होता है कि कितना शेयर जो है वो प्राइवेट कंपनीज को मिलेगा, कितना पब्लिक यानी कि सरकार को मिलेगा, राइट। बट यहां पर स्विस चैलेंज मेथड के अंदर क्या होता है, सिंपल सी चीज ये याद रखनी है कि यहां पर कोई ऐसा एडवांस में शेयरिंग नहीं होता, वो ऑन टेबल बैठ के किया जाता है। जो भी कंपनी आती है वो अपना मतलब जो भी बताएगी कि किस प्रकार से इस प्रोजेक्ट को वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, फिर वो ही खुद से प्रपोजल रखेगी कि उनको इतना शेयर चाहिए। और जो भी कंपनी कम शेयर मांगती है या फिर जिस भी कंपनी का एक अच्छा आइडिया होता है, तो उस कंपनी को जो है वो रखा जाता है सरकार के द्वारा, राइट। इस प्रोजेक्ट में उनको एंट्री दे दी जाती है। और अगर किसी कंपनी के साथ सरकार की बनती नहीं तो कंपनी जो है सरकार जो है वो दूसरी कंपनी को सर्च करती है, दूसरी कंपनी को मौका देती है, राइट। तो ये वाली चीज है और सभी लोग अपने प्रपोजल सामने रखते हैं और सरकार फिर डिसाइड करती है कि कौन बेस्ट रहेगा उसके लिए। बट हाँ, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि किसी कंपनी ने अपने एक इनोवेटिव आइडिया लेकर आई तो वो इनोवेटिव आइडिया तो सरकार के पास चला गया, बट अगर सरकार इस इनोवेटिव आइडिया का उपयोग करेगी अपने प्रोजेक्ट में तो उस कंपनी को रॉयल्टी भी सरकार की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। बट अभी के लिए सिर्फ जो आपको जनरल बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो रखनी थी स्विस चैलेंज मेथड के बारे में, सिंपल सी चीज याद रखना कि इस मेथड में प्राइवेट कंपनी जो है उनको दिया जाता है प्रोजेक्ट, बट प्राइवेट कंपनीज खुद ब खुद आती हैं और वो अपने आइडियाज वगैरह रखती हैं सरकार के सामने और बताती हैं कि उनको कितना शेयर चाहिए। फिर बेस्ट टू बेस्ट जो भी नेगोशिएशन होता है तो उसके ऊपर बेस्ड ये प्रोजेक्ट प्राइवेट कंपनीज को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये डीसैलिनाइजेशन प्लांट का जो ये प्रोजेक्ट है ये भी प्राइवेट कंपनीज को प्रोवाइड किया जाएगा आने वाले समय में। तो अभी के लिए सिर्फ इतनी सी चीज जिसके बारे में एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, अच्छी जानकारी होनी चाहिए आपको। बात करें गाइस तो देखिए एक रिपोर्ट में ये सामने आया है कि इंडिया का करंट अकाउंट सरप्लस में हम लोग को देखने को मिलने वाला है। तो ये करंट अकाउंट क्या होता है पहले इसको समझते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो करंट अकाउंट के अंदर नेट ट्रेड होता है गुड एंड सर्विसेज का, या नेट अर्निंग होता है इन्वेस्टमेंट का, या नेट ट्रांसफर ऑफ पेमेंट हम लोग को देखने को मिलता है, पर्टिकुलरली एक साल के लिए या एक क्वार्टर के लिए। आई नो समझ में नहीं आया होगा, और इजी तरीके से समझा देता हूं। देखो करंट अकाउंट ज्यादातर उपयोग में लिया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रेड को देखा जाता है ज्यादातर, राइट। गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रेड को, जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर से अगर सामान भारी मात्रा में एक्सपोर्ट हो रहा है और हम लोग कम सामान को इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रेड सरप्लस में हैं, हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में है, क्योंकि हम जब ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें पैसा ज्यादा मिलेगा, और हम जब ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो हमारा सामान या फिर हमारा पैसा जो है वो बाहर ज्यादा जाएगा फॉरेन कंट्री में। तो इसको इस तरीके से आप समझो कि ट्रेड सरप्लस का मतलब जब हम लोग इंपोर्ट जो है वो कम करते हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, तो क्या होता है ट्रेड सरप्लस, क्योंकि हमारा फायदा होता है। और करंट अकाउंट डेफिसिट या ट्रेड डेफिसिट कब होता है, जब हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। जब हमारा एक्सपोर्ट कम होता है, इंपोर्ट ज्यादा होता है, तब वो ट्रेड डेफिसिट वाली सिचुएशन होती है। और अभी काफी सालों से इंडिया ट्रेड डेफिसिट की सिचुएशन पे ही हम लोग को नजर आता है, क्योंकि हम लोग भारी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गया, भारी मात्रा में इसको हम लोग इंपोर्ट करा लेते हैं। और जब ये सब आइटम जब इंपोर्ट होते हैं तो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो हैं उनको थोड़ा नुकसान होता है, राइट। क्योंकि इंडिया के सामान को लोग नहीं परचेस करते, बाहर से आया हुआ जो सस्ता सामान जो होता है उसको परचेस कर लिया जाता है। अब बाहर का सामान सस्ता क्यों होता है तो उसके बारे में भी मैंने आप लोग को एक डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ था जब अपन चाइना की कुछ पॉलिसीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि चाइना की पॉलिसीज किस प्रकार से 1990s के बाद से चेंज हुई, राइट। याद आ रहा होगा शायद आपको तो, और अगर नहीं याद आ रहा है तो एक बार मैगजीन में जाकर रिवाइज कर लेना, और वो किस डेट को मैंने वाला टॉपिक आपको पढ़ाया था अगर आप रिवाइज कर लो मैगजीन से तो नीचे कमेंट बॉक्स पर वो डेट लिख दीजिएगा, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट्स को भी पता लग जाए कि वो चाइना की पॉलिसी किस प्रकार की है, जिस पर हम लोगों ने डिटेल में एनालिसिस किया था कि चाइना के अंदर इतने सस्ते सामान क्यों मिलते हैं। अगर जनरल एक आपको आइडिया दूं तो सिंपल सी चीज है, चाइना के अंदर टैक्सेस बहुत कम लगाता है चाइना और प्रमोट करता है एक्सपोर्ट को। ये बोलता है कि जो भी लोग प्रोडक्ट बनाएंगे और एक्सपोर्ट करने के पर्पज से जो भी लोग प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी कि वो अगर एक्सपोर्ट करेंगे प्रोडक्ट को तो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर वो ड्यूटीज वगैरह नहीं लगाएगा, टैक्सेस वगैरह नहीं लगाएगा। बट अगर आप चाइना के अंदर प्रोडक्शन करते हो, प्रोडक्ट को बनाते हो, और फिर अगर चाइना के अंदर आप उस प्रोडक्ट को बेचते हो तो उस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेस लगेंगे। तो इस प्रकार से
चाइना ने जो है वो एक्सपोर्ट को प्रमोट कर दिया, राइट। अब देखो, अब जब प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेस नहीं लग रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट सस्ता हो रहा है। प्रोडक्ट महंगा कब होता है, जब उसके ऊपर टैक्सेस लग जाते हैं, राइट। अब ऑलरेडी जो ये प्रोडक्ट है जो कि ऑलरेडी सस्ता है, भले उस पर आप कस्टम ड्यूटीज भी लगाते हो तो ज्यादा से ज्यादा मतलब जो उसकी जो प्राइस होगी वो इतनी ज्यादा नहीं होगी, उसकी प्राइस सिर्फ लिमिटेड होगी जिससे कि जो भी प्रोड्यूसर है उसको प्रॉफिट मिल सके। तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट अच्छा खासा रहता है, बट फिर भी जो प्रोडक्ट जो होता है वो सस्ता होता है क्योंकि उस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा टैक्सेस वगैरह नहीं लगाए जाते चाइना के अंदर। तो यही वजह है कि चाइना के अंदर ये टैक्स वगैरह कम करके प्रोडक्ट्स को बेनिफिट प्रोवाइड कराता है कि प्रोडक्ट जो है वो सस्ते हो सके, जिससे कि लोग बाग ज्यादा से ज्यादा उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकें। बट यही प्रोडक्ट जब दूसरी कंट्री में जाता है तो उस दूसरी कंट्री के अंदर जो ऑलरेडी जो मतलब डोमेस्टिक कंट्रीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उसके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाते, क्योंकि डोमेस्टिक कंट्री के जो प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर, हमारी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री के प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑलरेडी इतना ज्यादा टैक्सेस लगा होता है कि वो ऑलरेडी महंगा हो चुका होता है। तो इसलिए लोग बाग जो है वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसके कारण से हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो हैम्पर कर जाता है, उसको नुकसान हो जाता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को। तो ये एक वजह है, राइट। तो अगर ट्रेड डेफिसिट होते हैं हम लोग, यानी कि जब ट्रेड डेफिसिट में जब जाते हैं, करंट अकाउंट जब हमारा डेफिसिट में रहता है, तब कहीं ना कहीं हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचता है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को भी नुकसान पहुंचता है, राइट। और हमारे पास ऑलरेडी डोमेस्टिक प्रोडक्शन उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं है, लिमिटेड है। बट अभी अभी हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, जैसे इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज की बात करें, आत्मनिर्भर भारत की बात करें, तो ये जो पैकेज जो हमारा था तो इसमें हम लोगों ने टारगेट यही करके रखा है कि हमारी कंट्री को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, कि भारी मात्रा में हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो प्रोडक्ट्स की। और जब भारी मात्रा में प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्ट्स होंगे, और बाहर की कंट्री से आए हुए प्रोडक्ट्स को फिर हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग भी ऐसी पॉलिसी अपना रहे हैं जिसके चलते प्रोडक्ट्स को हम लोग चीप कर सकें, सस्ते कर सकें, राइट। और ये प्रोडक्ट कब, और दूसरा एक और कारण है प्रोडक्ट के सस्ते होने का कंट्री के अंदर, क्योंकि देखो कंट्री के अंदर जब कंपटीशन नहीं होता और एक का दुक्का ही कंपनीज होती हैं प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने की, तो क्या होता है, वो प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी हाई रहती है, क्योंकि कंपनी वाले क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को जो है वो इंक्रीज करने के ऊपर फोकस करते हैं। इसको ऐसे समझो आप, जैसे कि टेलीकॉम कंपनीज हुआ करती थी पहले, फोन वगैरह कितने महंगे हुआ करते, फोन कॉलिंग करना, इंटरनेट का यूज करना। बट जब से जियो आया उसने क्या किया, मार्केट को तोड़ दिया, उसने रेट ही कुछ ऐसे रख दिया कि बाकी दूसरी कंपनीज को अपने प्रॉफिट को कम करना पड़ा, रेट को गिराना पड़ा। समझ रहे हो बातों को, इस कंसेप्ट को क्लियर रखो अपने माइंड में। तो हमारी कंट्री के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी कम होता है, और जितना होता है उतना वो कंपीट कर नहीं पाता इंपोर्टेड प्रोडक्ट से। और अगर ज्यादा प्रोडक्शन होगा हमारी कंट्री के अंदर, ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी, ज्यादा कंपनीज होगी, तो कंपटीशन होगा तो वो क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग आज की डेट में टारगेट ये भी कर रहे हैं कि हम लोग टैक्सेस वगैरह कम कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, राइट। तो ये सब चीजें हैं, तो ये चीज है। तो हमारी कंट्री के अंदर अभी तो डेफिसिट वाली स्टेज है, बट हाँ ये बताया जा रहा है कि अगले साल फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो करंट अकाउंट जो है हमारा सरप्लस में जाने वाला है। बट सरप्लस में जाने की वजह दो है, एक तो आत्मनिर्भर भारत आप लिख सकते हो मेंस में, दूसरी वजह यह है कि अभी कोरोना वायरस के कारण ऑलरेडी हम लोगों ने काफी कम इंपोर्ट किया था, राइट। और जिसके चलते करंट अकाउंट जो है वो हमारा सरप्लस में आया है। तो सरप्लस आने की वजह एक तो ये मतलब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह नहीं हो रहा था, एक्टिविटीज वगैरह इस प्रकार की नहीं हो रही थी, लॉजिस्टिक एक्टिविटीज वगैरह, तो ये एक वजह थी। और दूसरी वजह आत्मनिर्भर पैकेज हमारा। तो ये दो कारण है जिसके चलते आज की डेट में करंट अकाउंट हमारा सरप्लस में बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज है जिसके बारे में एक आपको बस जनरल जानकारी रखनी है। और यहां पर एक टर्म उपयोग हुआ है, दो चीज उपयोग की गई है यहां पर, एक तो टैपर टेंट्रम और दूसरा क्वांटिटेटिव ईजिंग। टैपर टेंट्रम क्या है तो उसके बारे में बस बेसिक एक आइडिया मैं आपको दूंगा, क्योंकि अभी के लिए टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो न्यूज थी वो 2013 और 14 के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट थी, बट अभी इंपॉर्टेंट नहीं। बट फिर भी इस फिनोमेना के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि ये 2013 और 14 में इस प्रकार का हुआ था टेंट्रम फिनोमेना। तो ये टेपर टेंट्रम क्या है, या टेंट्रम फिनोमेना, टेपर टेंट्रम फिनोमेना क्या है, तो देखो उस समय क्या हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स की फेडरल जो बैंक है अपने क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम को कम कर दिया। अब क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, तो क्वांटिटेटिव ईजिंग का सिंपल सा मतलब यह है, जब एक कंट्री की सेंट्रल बैंक सरकारी बॉन्ड्स को परचेज करती है और मार्केट में पैसा का फ्लो जो है वो बढ़ाती है। बॉन्ड परचेज, जैसे आरबीआई है, आरबीआई जब हमारी सरकार से बॉन्ड परचेज करेगी तो इसका मतलब क्या है, बॉन्ड परचेज करेगी तो वो सरकार को पैसा देगी, कैश प्रोवाइड कराएगी, जिससे कि लिक्विडिटी बढ़ेगी तो इकोनॉमी सही तरीके से रन करेगी, राइट। तो अमेरिका के अंदर जो सिचुएशन खराब हुई थी वो इसी कारण से हो रही थी कि क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है वो इसने कम कर दी थी, अपनी मार्केट में पैसों की लिक्विडिटी जो है वो कम हो गई थी, और इसी के कारण से मार्केट में इन्फ्लेशन
महंगाई की स्थिति जो है वो बन गई थी। तो ये एक इशू हम लोग को उस समय का देखने को मिला था, बट आज की डेट का जो क्राइसिस है इसको मतलब टेपर टेंट्रम के साथ जो है वो बिल्कुल भी मैच नहीं किया जा रहा, क्योंकि टेपर टेंट्रम अलग था, ये अलग है। करंट अकाउंट सरप्लस जो अभी हम लोग देख रहे हैं, करंट अकाउंट सरप्लस इसलिए हो रहा है क्योंकि कोरोना वायरस के कारण से इकोनॉमिक शटडाउन था, यानी कि लॉकडाउन वगैरह लगे हुए थे, इकोनॉमिक शटडाउन थी, तो जिसके कारण से स्थिति थोड़ी सी बिगड़ी थी, खराब हुई थी। बट टेपर टेंट्रम में खुद से चीजों को जो है वो थोड़ा सा टाइट किया गया था, मतलब फेडरल बैंक ने, यूएसए की, राइट। तो ये चीज है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसका एक आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। सो गाइस, ये लास्ट टॉपिक था अपना आज का, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, शेयर गाइस जरूर कर दीजिएगा लेक्चर को, और चैनल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, राइट। और आपका जो आज का होमवर्क है वो है डोकलाम इशू। डोकलाम इशू क्या था इसके बारे में थोड़ी सी एक जानकारी रखिए, उससे रिलेटेड नोट्स बनाइए, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, राइट। और मंथली पीडीएफ पेड पैकेज के बारे में मैंने आप लोग को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था, राइट। और अगर आप टेलीग्राम पर हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा नाम से ही चैनल है, और एक डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स रहते हैं। आपका अगर कोई डाउट्स वगैरह है तो वहां पर आप अपने डाउट्स वगैरह को रेज कर सकते हैं। तो पूरी लिंक वगैरह जितनी भी है तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगी। और फेसबुक पर अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और मेरा नाम है ये कमलाक्ष झा। आप अगर फेसबुक पर है तो मुझे ऐड कर लीजिएगा, और सेकेंडली मुझे एसएमएस करके भी या टेलीग्राम के थ्रू भी आप मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं, या फिर डिस्कशन ग्रुप में पूछ लीजिएगा, मैं वहां पर भी रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब अपन मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।